गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बच्चों, आप कैसे हैं? कल का होमवर्क आप लोगों ने किया होगा। जो बच्चे नहीं किए हैं वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। जो भी पीछे पढ़ाया गया है उसको कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे लिखे हैं उसको कंप्लीट किए हुए हैं उसको लर्न करेंगे। और जो बच्चे अपना काम करेंगे वो अपने होमवर्क को ग्रुप में कहने पर सेंड करेंगे। हम लोगों ने कल 5वें पॉइंट तक अध्ययन किया था, जिसमें कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था और कुछ बच्चों ने 5वां 6वां पॉइंट तक भी नोट किया है, उसको लिखा है अपने कॉपी में। परंतु कुछ बच्चों के स्कूल ना अटेंड करने के कारण, स्कूल ना आने के कारण वो लोग जो है अपना काम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो सभी बच्चों को साथ में लेते हुए पिछले पॉइंट से भी हम ले रहे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, नहीं नोट कर पाए हैं किन्हीं कारणों से, वो भी अपने काम को समय से पूरा कर लें। तो हम लोग कल के वीडियो में पॉइंट 3 तक पढ़े थे और तीसरे पॉइंट में हम लोगों ने वक्रता त्रिज्या का अध्ययन किया था। कल हम लोगों ने फिगर से देखा भी था और आज उसके आगे हम चौथा पॉइंट का अध्ययन करेंगे। चौथे पॉइंट के अनुसार आज है टॉपिक आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात दर्पण है, दर्पण का ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। उसको हम CP से प्रदर्शित करते हैं, जो कि चित्र में हमको दिखाया गया है। चित्र आप देख सकते हैं, चित्र में बना हुआ है। अवतल दर्पण में ये P बिंदु है, ये आपका C बिंदु है। उसी तरह से यहाँ उत्तल दर्पण में ये P बिंदु है, ये आपका C बिंदु है। तो P से C के बीच की जो दूरी होती है, ये जो आपका रेखा P और C से होकर जा रही है, ये आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। इस प्रकार से अवतल दर्पण में CP रेखा जो है ये मुख्य अक्ष है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी CP रेखा जो जा रही है यही आपका उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है। इसके बाद अगला पॉइंट है 6 नंबर में। अब जो है हम हेडिंग डालेंगे फोकल दूरी। दर्पण का फोकल दूरी क्या है? हम जानते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकल दूरी कहते हैं। फोकल दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि फोकल दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ फिगर बना गया है। फिगर में आप देख सकते हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये आपका ध्रुव है, ये आपका C बिंदु है और ये आपका F बिंदु है। तो F और P के जो बीच की दूरी होती है ये आपकी फोकल दूरी कहलाती है, जिसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जो है P और F के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे और इसको हम फोकल दूरी चित्रानुसार लिखे भी हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी P और F के बीच की दूरी हम फोकल दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका P बिंदु होगा, ये आपका F बिंदु हो गया। P F के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, जिसको दर्पण की फोकल दूरी कहते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है आपका मुख्य फोकस। यहाँ पर देखेंगे ये मुख्य फोकस है आपका 5वां नंबर। 5वें नंबर में मुख्य फोकस में क्या होता है कि बच्चों, जब कोई आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम उस दर्पण का फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। कहने का अर्थ है
गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, अर्थात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, तो आप देख सकते हैं फिगर में कि आपकी आपतित किरणें हैं, ये आपकी आपतित किरणें हैं, ये दोनों परावर्तित किरणें हो रही है। यहाँ पर दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार ये किरण दर्पण पर पड़ने के बाद ये परावर्तित हो जाती है और दोनों परावर्तित किरणें परस्पर यफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात मुख्य अक्ष के यफ बिंदु पर मिलती हैं। इसलिए हम इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपतित किरणें हैं, ये किरण दोनों आपतित किरणें हैं और ये दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती हैं और ये परावर्तित किरणों को देखने पर ऐसा लगता है कि ये किरणें इधर से न आकर के यह बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर प्रतीत होना और जो है मिलना दोनों लिखा गया है। इसका मतलब है कि मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो मिलती किसमें है? मिलती हैं अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में मिलती हैं या फिर लिखा गया है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत किसमें होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है इसमें क्या है कि जो है इन रेखाओं को हम जब आगे बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि जो है ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो दर्पण का फोकस कहलाता है, वो दर्पण का फोकस है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण में ये किरणें फोकस पर मिलती हैं और उत्तल दर्पण में ये किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसीलिए दोनों लिखाया गया है, क्योंकि आपको अवतल दर्पण भी पढ़ना है, आपको उत्तल दर्पण भी पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण के लिए, तो वो हो जाएगा आपका फोकस। और इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है या मिलती हुई प्रतीत होती है जो कि होता है उत्तल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए दर्पण का फोकस है। इसी को हम फोकस भी कहते हैं, इसी को हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम चलेंगे। अगला पॉइंट 7 नंबर है फोकस तल। फोकस तल क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से होकर जाने वाले समतल को हम फोकस तल कहते हैं। वही आपका डिफिनेशन में भी दिखाया गया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले समतल को फोकस तल कहते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि ये जो आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस के लंबवत तल क्या होगा? ये आपका लंबवत तल होगा। इसी प्रकार से मुख्य फोकस के नीचे वाला तल भी आपका लंबवत तल माना जाएगा। तो ऊपर भी आपका लंबवत तल होगा, नीचे भी आपका लंबवत तल होगा। अब ये समतल जो फोकस से होकर जाएगा ये हमारा फोकस तल कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार होगा कि जो मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, फोकस से होकर जाएगा। ऐसे समतल को हम क्या कहेंगे? ऐसे समतल को हम फोकस तल कहेंगे। तो सभी बच्चे फिगर से, डेफिनेशन से अच्छे से समझेंगे और अपने काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।